नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर के साथ, जहां 12 सितंबर को पीएम मोदी का अहम दौरा है। पीएम मोदी एनडीडीबी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होगा। 11 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो वहीं पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया है। मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह, डीएम सुहास एलवाई भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। तो पीएम सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। प्रधानमंत्री का खास दौरा हो सकता है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड जीरो पर तैयारियों को परखने के लिए पहुंचेंगे और इसके लिए प्रशासन ने भी तैयारियां जो है पूरी कर ली हैं। 12 सितंबर को बताया जा रहा है पीएम मोदी का ये अहम दौरा रहने वाला है, जहां पीएम मोदी एनडीडीबी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और इसी के लिए उनका ये दौरा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे। 11 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेंगे कि किस तरीके से व्यवस्था प्रधानमंत्री के आगमन से पहले की गई है। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जहां पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया है खुद। साथ ही साथ मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह, डीएम सुहास एलवाई भी इस दौरान मौजूद रहेंगे मौके पर। तो तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले। लखनऊ से अगली खबर, जहां निकाय चुनाव को लेकर मैदान में है बीजेपी। आज से क्षेत्रवार बैठकों का दौर शुरू होगा। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी तैयार करेंगे रोड मैप। आज नोएडा में पश्चिमी क्षेत्र की बैठक लेंगे धर्मपाल सैनी। आगरा में वज्र क्षेत्र की बैठक में लेंगे प्रदेश संगठन महामंत्री। साथ ही साथ कल वाराणसी में काशी क्षेत्र की बैठक लेंगे धर्मपाल सैनी। कल कानपुर में अवध क्षेत्र की बैठक लेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। 9 तारीख को लखनऊ में भूपेंद्र चौधरी अवध क्षेत्र की लेंगे बैठक। 9 सितंबर को गोरखपुर में पूर्वांचल क्षेत्र की बैठक लेंगे धर्मपाल। देखिए किस तरीके से निकाय चुनाव के लिए भी तैयारियां जो हैं पूरी की जा रही हैं और बीजेपी इसको लेकर बड़े एजेंडे के साथ मैदान में उतर रही है। और बैठकों का दौर देखिए शुरू होगा, जहां धर्मपाल सैनी जो है बैठकों का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। पूर्वांचल क्षेत्र की बैठक लेंगे धर्मपाल और 9 सितंबर को गोरखपुर में पूर्वांचल क्षेत्र की ये बैठक निर्धारित की गई है, जिसका नेतृत्व करेंगे। वहीं निकाय चुनाव को लेकर मैदान में बीजेपी है और इसी के साथ बीजेपी ने एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। इसके लिए ये बैठकें हो रही हैं। एक बड़ी रणनीति पर मंथन किया जाएगा और इस रणनीति को जमीनी तौर पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर खास तौर से विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो खास बैठकें हो रही हैं निकाय चुनाव के लिए और बैठकों का जो समय है वो भी निर्धारित कर लिया गया है। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ गए कृष्णा त्यागी आगरा से और प्रिया राणा हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं नोएडा से। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कृष्णा का। कृष्णा, क्या तैयारियां देखिए निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जो है बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है, बैठकों का जो समय है वो निर्धारित किया जा रहा है, क्या अपडेट आगरा से? जिस प्रकार आगरा में जो निकाय चुनाव की तैयारी की बात करें तो निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर यहाँ पर पहले से ही पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। आज हालांकि संगठन महामंत्री जो धर्मपाल सैनी जी आज बैठक करेंगे, कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जो विकास कार्य जो कुछ अधूरे हैं उन्हें जल्द पूरा करने की कवायद जारी कर दी जाएगी। कई जो पार्षद हैं, कोई पक्ष के विपक्ष के, उन लोगों को भी साधने की बात कही जाएगी। हालांकि अभी जो पूर्व में भी अभी देखा गया था कि जो सदन में हंगामा हुआ ताजमहल के मुद्दे को लेकर या विकास के मुद्दे को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर, इन विषय को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो निश्चित तौर से आज जो बैठक होगी एक बहुत ही अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के पार्षद, कई उन पार्षदों में भी नाराजगी है। उन पार्षद जो उन लोगों की नाराजगी, उन लोगों को भी साधने की बात की जाएगी। उन मुद्दों को नोट किया जाएगा जो बाकी में आगरा के अहम मुद्दे हो सकते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर। तो उन्नति ये कह सकते हैं कि आज जो बैठक होने जा रही है आगरा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और इसके अलावा जो अन्य जो पदाधिकारी हैं और उनके साथ साथ
आगरा की जो अहम मुद्दे हैं, नगर निकाय चुनाव को लेकर जनता के लिए जो विकास कार्य की जो योजना है, उसको पूरे रोड मैप को तैयार किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं जो आज बैठक है, एक सबसे महत्वपूर्ण बैठक है उन्नति की। बिल्कुल, देखिए लगातार बैठकें हो रही है और इस बैठक में बड़ी रणनीति जो है बनाई जा रही है। प्रिया का रुख करते हैं। प्रिया, क्या अपडेट नोएडा से और किस तरीके से देखिए तैयारियां हो रही हैं और एक बड़ा एजेंडा निर्धारित किया गया है, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। आज पश्चिम क्षेत्र में इसकी बैठक हो रही है। आपको बताना चाहेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर मैदान में जो बीजेपी आज से क्षेत्रवार बैठकों का बीजेपी है, वहीं आज प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी तैयार करेंगे रोड मैप। आज पश्चिम क्षेत्र में बैठक है जिसको लेकर बीजेपी कोशिश करेगी कि हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार जो सत्ता में अपनी पार्टी में पूरी जोर शोर से पूरे दम से बैठती है, तो हर कोशिश बीजेपी के द्वारा की जाएगी कि हर व्यक्ति से मिले रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं। आज नोएडा में पश्चिम क्षेत्र की बैठक का जायजा लेंगे धर्मपाल सैनी। वही आगरा में ब्रज क्षेत्र की बैठक में रहेंगे प्रदेश संगठन महामंत्री। कल वाराणसी के काशी क्षेत्र की बैठक लेंगे धर्मपाल सैनी। फिर कानपुर के अवध क्षेत्र की बैठक बीजेपी अध्यक्ष लेंगे। 9 तारीख को लखनऊ में भूपेंद्र चौधरी अवध क्षेत्र की बैठक लेंगे और 9 सितंबर को गोरखपुर में पूर्वांचल क्षेत्र की बैठक लेंगे धर्मपाल सैनी, जिसको लेकर देखिए रोड मैप भी तैयार किए जा रहे हैं। जमीनी स्तर पर उतरने की तैयारी है कि लगातार हर व्यक्ति से संपर्क किया जाए। तो देखिए बीजेपी जो है लगातार निकाय चुनाव की तैयारियों को तेज करती हुई नजर आ रही है। आज से जब रोड पर उतरेगी, हर राज्य हर क्षेत्र में जब जाएगी, तो एक वहाँ पर भी माहौल बनेगा, हर व्यक्ति से वार्तालाप करने की कोशिश होगी ताकि हो सकता है। बिल्कुल, और देखिए इस दौरान क्या प्रिया मुद्दे रहने वाले हैं, इसको लेकर बैठकों में क्या चर्चा की जा सकती है, क्योंकि देखिए बीजेपी एक हमेशा कुछ नया करने की सोचती है और ऐसे में क्योंकि निकाय चुनाव को भी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जड़ माना जाता है, ऐसे में कैसे मजबूती देने के लिए क्या प्लान तैयार कर सकती है बीजेपी? जी बिल्कुल, देखिए आज जब बैठक होगी तो उस पर एक रणनीति तैयार होगी। रणनीति में यही बातें हो सकती है कि किस चीज पर हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखिए आज पश्चिम क्षेत्र की बैठक है। लगातार चाहे हम बात करें अलग अलग क्षेत्रों की, तो देखिए वो रणनीति में ही तैयार होगा कि क्या कुछ बैठक पे नया बीजेपी करेगी। साफ एजेंडा होता है कि बीजेपी कुछ नया लेकर आती है ताकि जो लोग हैं और जनता है, आम जनता उसकी तरफ आकर्षित हो, क्योंकि देखिए बीजेपी सत्ता में है तो लगातार बीजेपी अपनी तैयारियां भी करती है, जिसको लेकर आज रणनीति में देखिए सबसे पहले रोड मैप तैयार होंगे। उसके बाद रणनीति में अहम चर्चा हो सकती है कि किस चीज पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। अब भी जब वो बैठक होगी तो उसमें तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, कृष्णा का रुख करते ही कृष्णा, देखिए आगरा में आज बैठक तो है ही, साथ ही साथ कैसी तैयारियां हैं बैठक को लेकर और कैसा उत्साह है, कैसा जोश है आने वाले चुनाव को लेकर? चुनाव की तैयारी की बात करें तो तैयारी तो काफी लंबे समय से है ही, लेकिन आज जो संगठन महामंत्री की जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर सभी लोगों में उत्साह है, जोश है। उन्हें लग रहा है कि आज संगठन महामंत्री आएंगे तो कुछ निश्चित तौर से एक बड़ा एक मुद्दा होगा और एक बड़ी बैठक होगी, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा था भाजपा पार्षद कई ऐसे पार्षद हैं, उनकी बड़ी समस्या है। कल परसों 2 दिन से 2 भाजपा के पार्षद ही नगर निगम में 2 दिन से दरी बिछाकर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। उनका पार्षद का कहना था कि 456 जो आगरा नगर निगम में टेंडर हुए उसमें से 455 ऑनलाइन हुए। उन्होंने जो टेंडर डाले उन्हें काम नहीं दिया गया। तो इस तरह से और भी कई मुद्दे हैं। एक पार्षद विमल गुप्ता की शिकायत थी, उन्होंने कहा कि मैंने जो छोटी छोटी शिकायतें की थी, लाइट की शिकायत और अपने विकास कार्यों को लेकर, उन कार्यों को न तो नगर आयुक्त ने किया न महापौर ने की, कई बार महापौर को भी शिकायत की। तो इस तरह के कई जो समझ सकते हैं उन्नति जी की जो भाजपा पार्षद ही इस तरह के नाराज हैं, तो निश्चित तौर से आगरा के नगर निगम के चुनाव आएंगे तो निश्चित तौर से जनता उनके लिए वो मुश्किल होगा। तो ऐसे कई अहम मुद्दे होंगे। पहले तो भाजपा पार्षदों को साधने की बात होगी, उसके बाद फिर भाजपा के जो आगरा जिले की जो विकास की समस्या होंगी उन समस्याओं को निस्तारण करने की बात होगी और जल्द से जल्द जो कार्य रुके हुए हैं उन विकास कार्यों को जो पूरा करने की बात होगी। और जो निश्चित तौर से कह सकते हैं आज जो संगठन महामंत्री की जो बैठक है तो बहुत ही अहम होने जा रही है। जहाँ से पार्षदों की बात करें या अन्य पदाधिकारियों की बात करें तो बहुत ही काफी उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है कि संगठन महामंत्री आएंगे तो निश्चित तौर से हमारी बात रखी जाएगी और जो कार्य रुके हुए हैं उन्हें निश्चित तौर से उन
कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की कवायद जारी होगी। उन्नति, बिल्कुल, तमाम महत्वपूर्ण बैठक है। ठीक है, आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा इस बैठक में किस तरीके से चर्चा की जाती है। आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अब बढ़ते आगे, सोनभद्र में मुख्तार अंसारी के करीबी पर कार्रवाई की गई है। एम्बुलेंस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े अफरोज की संपत्ति जब्त की गई है, तो वहीं अफरोज के सगे भाई की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। करीब 43 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। तो देखिए, लगातार मुख्तार अंसारी के करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े ही अफरोज की संपत्ति जब्त की गई है। अफरोज के सगे भाई की संपत्ति को भी कुर्क कर लिया गया है। तो बड़े स्तर पर देखिए कार्रवाई चल रही है। करीब 43 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। वहीं सोनभद्र में मुख्तार अंसारी के करीबी पर कार्रवाई की गई है। अफरोज जो कि उसके ही गैंग में शामिल था, मुख्तार अंसारी के उसकी संपत्ति पर कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ अफरोज के भाई की संपत्ति भी कुर्क की गई है। तो देखिए, बड़े स्तर पर ये कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 43 करोड़ की ये संपत्ति है जिसे कुर्क किया गया है। सिद्धार्थनगर पहुंचे यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्ताखार अहमद जावेद ने डुमरियागंज और यूसुफपुर के मदरसों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि मुसलमान के बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, वह दीनी तालीम के साथ साइंस भी पढ़े। बता दें कि यूपी में मदरसों की संख्या 16,513 है। इनमें से 560 मदरसों को सरकार अनुदानित है और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या ज्ञात नहीं है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि मदरसों का डेटा इकट्ठा किया जाए। यह किसी प्रकार की जांच नहीं है। इस सर्वे के जरिए हम जानकारी चाहते हैं कि बिल्डिंग कैसी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फर्नीचर कैसा है, जिससे आने वाले दिनों में ये मालूम हो सके। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। उस तर्ज पे काम करते हुए हम सब ये चाहते हैं कि मदरसे का बच्चा कुरान पढ़े, दीन पढ़े, हदीस पढ़े, दिनियात पढ़े, लेकिन साथ में साइंस, मैथ, सोशल भी पढ़े, ताकि वो कल को जब मदरसे से छूटे, मदरसे से पढ़ के निकले, तो वो देश और समाज में मेन स्ट्रीम में आकर के अपना रोजगार भी कर सके और मुख्यधारा में शामिल भी हो सके। वहाँ पे ये चीज़ें मुहैया हो रही, लेकिन अनरजिस्टर्ड मदरसों की संख्या बहुत ज़्यादा है। खासतौर से सिद्धार्थनगर जिले की हम बात करें तो यहाँ अनरजिस्टर्ड मदरसे हज़ारों की। इन पर कैसे आप निगरानी करेंगे? या देखिए, अभी हम लोगों ने फैसला लिया कि जो गवर्नमेंट के जो मान्यता प्राप्त है कुल 16,513 मदरसे हैं, जिनमें से 560 मदरसों को सरकार अनुदान देती है। प्रधानमंत्री जी का सब गौतम बुद्ध नगर में सहायक पुलिस आयुक्त के तबादले, जहां रजनीश वर्मा को आयुक्त प्रथम नोएडा गौतम बुद्ध नगर बनाया गया है। सुशील कुमार गंगा प्रसाद को द्वितीय नोएडा, तो वहीं गौतम बुद्ध नगर श्यामजीत प्रमिला सहायक पुलिस आयुक्त चतुर्थ ग्रेटर नोएडा, रुद्र कुमार सिंह को तृतीय सेंट्रल नोएडा गौतम बुद्ध नगर बनाया गया है। अब्दुल कादिर को साइबर सेल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अमित प्रताप सिंह सहायक पुलिस आयुक्त तृतीय नोएडा गौतम बुद्ध नगर बने हैं। देखिए, रुद्र कुमार सिंह को तृतीय सेंट्रल नोएडा गौतम बुद्ध नगर बनाया गया है। इसी के साथ अब्दुल कादिर को साइबर सेल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो बड़ी जिम्मेदारियां अमित प्रताप सिंह सहायक पुलिस आयुक्त तृतीय नोएडा गौतम बुद्ध नगर बनाए गए हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में सहायक पुलिस आयुक्त के भी तबादले हुए हैं। रजनीश वर्मा को आयुक्त प्रथम नोएडा गौतम बुद्ध नगर बना दिया गया है। नोएडा जनपद कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस ने सेक्टर 63 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। साथ ही 2 छात्र लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा राजेश एस ने बताया है कि सेक्टर 63 थाना पुलिस को कुछ दिन पहले इलाके में सर्वर को डाइवर्ट करने की शिकायत मिली थी। सोमवार को सूचना के आधार पर सेक्टर 63 केसी ब्लॉक में पहुंचे तो यहां चल रहे फर्जी टेलीकॉम एक्सचेंज का खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके से स्वीटी डोगरा निवासी दिल्ली और पंकज निवासी बिहार को गिरफ्तार कर लिया है।
उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी नोएडा में किराए के मकान में रहकर पिछले कई सालों से यही काम कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से बैटरी, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, पावर केबल, 12 हार्ड डिस्क, 13 सिंगल एंटीना और 26 नेटवर्किंग केबल, फोन, विजिटिंग कार्ड और 24 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और आधार कार्ड बरामद किए हैं। चंदौली में ग्राम रोजगार सेवकों ने जुलूस निकाला और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों रोजगार सेवक सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं रोजगार सेवकों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने खुद बुलाकर वेतन बढ़ाने का आश्वासन दिया था और 1 साल बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं बढ़ाया गया। मेरठ में एक गरीब बाप ने अपनी पत्नी के पाजेब बेचकर बेहता बेटी की लाश के लिए कफन खरीदा। गर्भवती बेटी का बेरहम पति ने पिता के घर मरणस्थन की हालत में घर फेंक कर चला गया। पिता ने बेटी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई। तो बूढ़े माँ बाप को बेटी की लाश को बैलगाड़ी पर लादकर उसकी ससुराल ले जाना पड़ा। बता दें कि मोहिनाउद्दीनापुर के हीरालाल ने अपनी बेटी टिंकल 1.5 साल पहले मेरठ के साईधाम निवासी नवीन को ब्याही थी। बेटी गरीब माँ बाप की थी, सो नवीन ने कभी उसे इंसान नहीं समझा। वे आए दिन टिंकल के साथ मारपीट करता था। 5 सितंबर को नवीन ने टिंकल के साथ बुरी तरह मारपीट की। जब टिंकल मरणस्थन की हालत में हो गई तो नवीन उसे उसके मैके में फेंक कर चला गया। बूढ़े और गरीब माँ बाप इलाज के लिए बिटिया को जब तक अस्पताल लेकर पहुंचे उसकी मौत हो चुकी थी। टिंकल 5 महीने की गर्भवती थी। हीरालाल ने बेटी की मौत के बाद अपने दामाद को ढेरों फोन कॉल किए, लेकिन अब बात नहीं हो सकी। तो हीरालाल बिटिया के ससुराल पहुंचे और बेटी के अंतिम संस्कार में आने के लिए दामाद और उसके परिजनों से कहा। दामाद ने आधे घंटे बाद आने के लिए कहकर हीरालाल को टाल दिया। लंबे इंतजार के बाद हीरालाल और उनकी पत्नी ने किसी तरह बेटी की लाश को बैलगाड़ी पर लादकर वापस लाया। संभल में डबल मर्डर से सनसनी, जहां गोली मारकर हत्या की गई। महिला और पुरुष के सिर में गोली लगी है और शव बरामद हुआ है। राजपुरा थाना क्षेत्र के उमेदपुर के जंगलों में मिले शव के पास मिले आधार कार्ड पर दिल्ली का पता बताया जा रहा है। राजपुरा के अंतर्गत गांव उम्मेदपुर से आज सुबह के टाइम एक ग्रामीण के द्वारा यह सूचना दी गई कि उन्होंने खेत में गोली चलने की आवाज़ सुनी है। पुलिस के द्वारा आकर मौके पर जब जांच पड़ताल की गई तो इसमें एक व्यक्ति का शव जिसके सिर में गोली लगी हुई है, उम्र लगभग 50 वर्ष, इसको बरामद किया गया। ये शव अभी अज्ञात है, इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। इसके पश्चात जब आसपास के एरिया का सर्च किया गया तो इससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर गंगा जी के किनारे एक महिला का शव भी प्राप्त हुआ, जिसमें उसके सिर पर भी किसी भारी वस्तु से प्रहार करके उसकी मृत्यु कारित की गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। दोनों अभी आइडेंटिफाइड नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करने का कार्य किया जा रहा है। राजपुरा के अंतर्गत गांव आगरा में बच्चों से भरी स्कूली वैन बिजली के पोल से जा टकराई। हालांकि बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। क्या हुआ है? और अब खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद के लोनी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बचाव में पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि बदमाश ने कल सराफा व्यापारी की लूट के विरोध में हत्या कर दी थी। ग्रेटर नोएडा पुलिस की हत्या के आरोपियों से मुठभेड़, जहां 2 बदमाश सोमेश और प्रवीण को पुलिस की गोली लगी है। स्ट्रीट शूटर नागेश की गोली मारकर हत्या की थी। तो वहीं बदमाशों से 2 पिस्टल और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। गुरुवार को स्ट्रीट शूटर को बदमाशों ने गोली मारी थी। तो देखिए, बड़ी सफलता, स्ट्रीट शूटर नागेश की गोली मारकर हत्या की गई थी, जहां बदमाशों से 2 पिस्टल और अवैध तमंचा भी बरामद अब कर लिया गया है। गुरुवार को स्ट्रीट शूटर को बदमाशों ने गोली मारी थी, जिसके बाद
ग्रेटर नोएडा पुलिस की हत्या के आरोपियों से मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 बदमाश सोमेश और प्रवीण को गोली लगी है और इसके चलते अब वो पुलिस के शिकंजे में हैं। हिस्ट्री शीटर नागेश की गोली मारकर हत्या की थी। बदमाशों से फिलहाल 2 पिस्टल और एक तमंचा, अवैध तमंचा जो बताया जा रहा है, वो भी बरामद किया गया है। पुलिस की गोली से ये बदमाश घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की पूछताछ इनसे की जाएगी कि कहीं इनके गिरोह में कोई और तो शामिल नहीं है। इनके साथियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। फिलहाल ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। घेराबंदी कर चेकिंग कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम क्रमशः सोमेश और एक का नाम प्रवीण है। ये दोनों मथुरा के रहने वाले हैं। इनके जानकारी के आधार पर घटना में प्रयुक्त हुए जो असला थे उनकी रिकवरी हेतु पुलिस टीम एक बाग में आई हुई थी। बाग में आई पुलिस टीम द्वारा जब इनको खोल करके, इनके हाथ खोल करके वो हथियार रिकवर कराए जा रहे थे, उसी समय इनके द्वारा जो हथियार वहाँ इनको मिले थे, जो हथियार इनको मिले थे, उससे इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर मारा है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी 2 फायर मारा गया है जो बदमाशों के पैर पे लगा है। दोनों को उपचार हेतु रवाना किया गया है अस्पताल में, और साथ ही में जो कुछ और जानकारी इनके द्वारा लाभप्रद जानकारी पुलिस को दी गई है, उस संबंध में पुलिस द्वारा विवेचना करी जा रही है। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर, जहां दौलत राम कॉलोनी में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, फायरिंग हुई। किराएदार और मकान मालिक के बीच झगड़ा हुआ। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। दादरी पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। देखिए, दोनों पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। गाजियाबाद से अगली खबर, जहां केएन मोदी फाउंडेशन के कॉलेज का डेटा चोरी हुआ है। केएन मोदी फाउंडेशन के 8 कॉलेजों का डेटा चोरी हो गया है। हैकर्स ने $5 मिलियन की रंगदारी मांगी है। अब $1 मिलियन क्रिप्टो करेंसी में डील की पेशकश है, तो वहीं लॉकबिट ब्लैक वायरस से किया गया हमला। मांगी गई है रंगदारी इस पूरे मामले में। जहां यूपी साइबर सेल अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। मोदी नगर थाने में फाउंडेशन ने मुकदमा दर्ज कराया है, जहां इस पूरे कॉलेज का डेटा जो है हैक कर लिया गया है। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता ऋषभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, हैकर्स ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया, सारा डेटा कैप्चर कर लिया है, बड़ा मिसयूज किया जा सकता है। अब रंगदारी मांगी जा रही है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। क्या कुछ अब इस मामले में आगे किया जा रहा है पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए, मोदी ग्रुप के 8 कॉलेजों का डेटा जो जिस तरह से हैकर ने हैक किया है और $5 मिलियन की मांग की है, और साथ ही साथ बच्चों को भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया सकता है। बच्चों का सारा डेटा, कॉलेज का डेटा और यहाँ तक कि जो कॉलेज के बैंकिंग का डेटा है, सारा हैकर्स के पास पहुंच चुका है। और हालांकि पुलिस इस मामले में जांच की बात कर रही है, और जो आईटी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी लगातार डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साइबर सेल जांच में जुट गया है। बिल्कुल। और ऋषभ, देखिए, क्योंकि रंगदारी भी मांगी जा रही है, कैसे ये रंगदारी मांगी जा रही है? क्या कोई फोन कॉल, किसी तरीके के कोई इनपुट्स अभी तक मिले हैं पुलिस को? बिल्कुल, देखिए, मोदी ग्रुप को जो एक ईमेल के जरिए डेटा हैकर्स का पता चला और उसने जो रंगदारी मांगी गई थी, $1 मिलियन पहले मांगे गए हैं और टोटल $5 मिलियन की मांग की गई है। उसके बाद में मोदी ग्रुप को पता चला कि उनका डेटा चोरी हो चुका है। जी बिल्कुल, देखना होगा किस तरह से इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाता है। बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका। कौशाम्बी से अगली खबर, जहां बच्चा चोरी के शक में महिला की पिटाई। जहां मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को पीटा है। पुलिस महिला को बचाने की कोशिश कर रही थी। कई थाने की फोर्स पहुंचने पर स्थिति सामान्य हुई। पुलिस ने महिला को बचाकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 35 लोगों पर नामजद मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। देखिए, बच्चा चोरी के शक में महिला की पिटाई की गई और जब पुलिस महिला को बचाने पहुंची तो महिला के साथ भी पिटाई हुई और पुलिस वालों को भी पीटा गया। थाना करारी के मेवहर बाजार में आज शाम को एक विक्षिप्त महिला वहां पाई गई, जिसको लोगों ने बच्चा चोर समझ के
उसको घेर लिया और वहाँ उसको मारने पीटने का प्रयास किया गया। इस घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस मौके पर गई और महिला को सुरक्षित बचा के लाई। वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिस दौरान पुलिस से मुजाहमत की घटना हुई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 4 लोग अरेस्ट हो गए हैं, 35 से अधिक लोग नामजद हैं और इनमें तस्दीक किया जा रहा है और जो लोग वीडियो से वेरीफाई होंगे उस पर गिरफ्तारी और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए, हमारे संवाददाता आशीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए, इस पूरे मामले के बारे में अपडेट लेते हैं उनसे। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए किस तरीके से मामला सामने आया, जहां महिला पे शक हुआ तो मारपीट करने लगे ग्रामीण, और जब पुलिस वाले पहुंचते महिला को बचाने के लिए तो पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की जाती है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कौशाम्बी करारी थाने के अंतर्गत मेवहर बाजार का मामला है, जिसमें एक विकसित महिला थी जिसको अफवाह उड़ी थी वो बच्चा चोरी कर रही, उसी का आरोप में ग्रामीणों ने उसकी पिटाई की। इसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पहुंची, जिसको ग्रामीणों ने पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई, लेकिन पुलिस पीओ, एडिशनल एसपी और कई थानों की फोर्स मौके पहुंची और महिला को सुरक्षित निकाला गया और मौके पे उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैद, वहाँ अपनी मुस्तैदी, एडिशनल भी वहाँ पे मौजूद थे, पीओ भी वहाँ मौजूद थे। किसी तरह वहाँ पे कंट्रोल किया गया और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हुए वहाँ शांति व्यवस्था बनाई। बिल्कुल, ग्रामीणों की तरफ से क्या कहा जा रहा था वहां पर आशीष? ग्रामीणों का ये अफवाह, जैसे कि कई जगह सुनाई दे रहा है कि बच्चा चोरी का अफवाह उड़ाई जाती है और विक्षिप्त जो लोग होते हैं उनके आरोप लगा के उनकी पिटाई की जाती है। इस तरह की कई घटनाएं सुनाई दे रही। उसी को देखते हुए वहां पे एक अफवाह उड़ी कि विक्षिप्त महिला जो है वो बच्चा चोरी कर रही। उसी को ग्रामीणों ने सच समझ के महिला की पिटाई की और उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके में पहुंची, के कारण ग्रामीणों से पुलिस की झड़प भी हुई और फिर मौके पे पुलिस ने महिला को बचाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके बाद जो चीजें थी उसको संज्ञान में लेते हुए जो भी लोग थे उनको, जिसमें 35 लोग में नामजद हुए, जिसमें 4 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी करके कार्रवाई की और मुकदमा भी पंजीकृत किया। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ टॉप एजेंडा में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।